हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो चलते हैं आपके चैप्टर क्लास 10th का तीसरा चैप्टर मैथ का लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। टाइम तो बहुत कम बचा है आप सबके पास। हमें उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और उस जोर शोर में और कुछ डालने के लिए हम और हमारे टीम आपके लिए तात्पर्य है। आपको रिजल्ट में बेहतरीन रंग अंक लाने के लिए मेरा हम और हमारे टीम यहाँ पे मौजूद है। तो चलते हैं, शॉर्ट चैप्टर को खींचेंगे, शॉर्ट में खींचेंगे जिससे कि आपको भी समझ में बहुत अच्छी तरीका से आएगा। चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। देखिए, समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है? रैखिक समीकरण, इसका रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, ऊपर वाला ही रहने दीजिए। ये है मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, और इसमें कंडीशन है दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए ए और बी का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ए और बी का मान कभी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ऋण संख्या या धन संख्या हो सकती है, मान बोले तो पूर्णांक हो सकता है, लेकिन शून्य को छोड़कर। क्या? शून्य को छोड़कर ए और बी का मान, ए और बी का मान शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ए और बी का मान शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। इसमें जो x और y है इसको बोलेंगे चर मान। x और y को क्या बोलेंगे? चर मान है, जो कि दो चर इसमें मौजूद है। x एक चर है और y दो चर है। उसके बाद जो इसमें सांख्यिकी मान दिखेगा उसको बोलेंगे क्या? अचर पद, अचर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप। ये ए और बी का मान कभी शून्य नहीं होगा। बोले तो पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक होगा, लेकिन शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर ए बी का मान पूर्णांक हो सकता है, लेकिन शून्य को छोड़कर। आगे चलते हैं, इसका हल के बारे में जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में जानते हैं। अगर एक हल हो तो उसे क्या बोला जाता है, अगर कोई हल नहीं हो तो उसे क्या बोला जाएगा, और उसकी रेखा कैसी होगी, और जो जिसका अनेक हल है उसका रेखा कैसा होगा, और उसे क्या बोला जाएगा। चलिए देखते हैं। एक नंबर में देखेंगे, एक नंबर में देखेंगे, यदि दो रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हो, यदि दो रेखा दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया रहेगा और उसमें दो रेखा, वो युग्म का दो समीकरण का दो रेखा बनेगा। एक रेखा मान लीजिए, एक रेखा L है, दूसरा रेखा L2 है। L2 है, दो रेखा है और इसका दो इक्वेशन है। इसका इक्वेशन है मेरा a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0। ये कोई इक्वेशन है। a2x प्लस, सॉरी यहाँ पे b हुआ, 1 होगा, 1 b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देख लीजिए, अगर दो लाइन दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण जिसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, दोनों का लाइन दिया हुआ है L1 और L2। यदि दो रेखा, दो इक्वेशन की दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी कि ऐसा हो, ऐसा हो, प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करें, तो उसमें हलों की संख्या एक होगी। क्या होगी? उसमें हलों की संख्या एक होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करे, यदि करे तो, यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसमें हलों की संख्या
अनंत होगी उसे हम संगत भी बोल सकते हैं और अविरोधी भी बोल सकते हैं। और जिसमें एक हल होगा, जिसका एक हल होगा उसे अद्वितीय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसे अद्वितीय भी बोल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको। एक नंबर में है संगत, इसमें हलों की संख्या सिर्फ एक और इसे संगत भी बोल सकते हैं, संगत। और अविरोधी और इसे क्या बोल सकते हैं? और इसे हम संगत अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, दो रेखिक समीकरण अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो रेखिक समीकरण का दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसमें हलों की संख्या एक होती है और उसे हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, संगत भी कह सकते हैं और अविरोधी भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? देख लीजिए, समान अंतर मतलब कि समान अंतर से चलने वाली रेखा। मान लीजिए ये L है, ये L है, L1 है और ये L2 है। क्या है? L2 है। इसका इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है। मान लेंगे कि यही रेखा उठा के यहां लाए हैं जिसका कि अंतर दोनों के बीच की दूरी समान है। हर जगह दोनों के बीच की दूरी समान है तो उसी को समान अंतर बोला जाता है। तब दो रेखा एक दूसरे के समान अंतर है तो उसमें हलों की संख्या कितनी होगी? देख लीजिए, जब दो रेखा एक दूसरे के समान अंतर होगा तो उसमें हलों की संख्या कुछ नहीं होगी, उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसमें काट बिंदु या मूल बिंदु बोलिए या काट बिंदु बोलिए, एक भी काट बिंदु नहीं झलक रहा है, एक दूसरे के सिर्फ समांतर जा रहा है। तो इसमें हलों की संख्या कितनी होगी? कोई हल नहीं होगी, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 नंबर में, यदि दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो, यदि दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तब इसे हम क्या कहेंगे? कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और 2 नंबर में इसे क्या बोल सकते हैं? इसे असंगत भी बोल सकते हैं, असंगत भी बोल सकते हैं। इसे 3 नंबर में और क्या बोल सकते हैं? इसे आश्रित भी बोल सकते हैं, आश्रित भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? आश्रित भी कह सकते हैं, आश्रित भी कह सकते हैं, आश्रित भी कह सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो उसमें हलों की संख्या कितनी होती है? कोई हल नहीं होती है उसके। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो दो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, दो चर वाले समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और उसे हम क्या बोल सकते हैं? असंगत होगा, आश्रित होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और यह समांतर रेखा होगा तब। अब देखते हैं इसका हल और अधिक कब होगा। एक तो और कंडीशन होता है इसमें एक तो और कंडीशन 3 नंबर देके लिखते हैं। ये 2 है, ये 3 है। 3 नंबर में लिखेंगे जब दो रेखा एक दूसरे के संपाती हो, यानी कि एक ही रास्ते पर चले, दोनों रेखा एक ही रास्ते पे चले तो उसमें हलों की संख्या अनंत होती है। याद रखिएगा, जब दो लीनियर इक्वेशन एक ही रेखा पर हो, एक पर एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें हलों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी, क्योंकि उस पर बिंदु जो होगा अनंत बिंदु होगा, उस पर बिंदु जो होगा
अनंत बिंदु होगा। देख सकते हैं आप, बनाते हैं यहाँ दो रेखा, देखिए ये L1 है, L1 है, और इसी पर गुजरने वाली एक और रेखा है जो कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का रेखा है, और उसका मान मान लीजिए L2 है। देख लीजिए दोनों एक ही रेखा पे चल रहा है, एक के ऊपर एक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, संपाती, एक दूसरे के संपाती। L और M एक दूसरे के संपाती है, तब इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। इसमें हलों की संख्या अनंत होगी। यदि दो रेखा, यहां पे लिखेंगे, यदि दो रेखा संपाती हो, यदि दो रेखा, यदि दो रेखा संपाती हो तो उसमें हलों की संख्या, हलों की संख्या अनंत होगी, अनंत होगी, तथा उसे, और वो उसे विरोधी भी बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं, विरोधी, विरोधी भी बोल सकते हैं। और उसे क्या बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं, संगत, संगत। देखिए यदि दो रेखा एक दूसरे के समान संपाती हो तो उसमें हलों की संख्या अनंत होगी, और उसे संगत बोलेंगे, विरोधी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, संगत, विरोधी। उसमें हलों की संख्या अनंत होगी जब दो रेखा एक दूसरे के संपाती हो। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि यह रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है, यानी कि इसका अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है। और कैसे पता करेंगे कि दो रेखा एक दूसरे के समांतर है और यह, इसका कोई हल नहीं है। और कैसे पता करेंगे कि दो रेखा एक दूसरे के संपाती है और उसका अनंत हल है। देखिए उसके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो युग्म, जो एक युग्म जो होता है उसके अनुपात को अगर पेयर किया जाए, अनुपात को अगर इक्वल किया जाए, तो उस कंडीशन में देखिए अगर प्रतिच्छेदी रहे तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, B2 इक्वल टू C1 बाय C2, ये तो होता है इक्वल। लेकिन अगर जहां दो रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हो तो A1 बाय B1, A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं होगा। A1 बाय B1 का अनुपात B1 बाय B2 के अनुपात के इक्वल नहीं होगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अनुपात, युग्म के अचर पद का अनुपात इस रूप में मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे यह रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है, इसका अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है। आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं जो समांतर होगा। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होगा तो उसे, उसका अचर पद का जो अनुपात होगा A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 में अगर दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होगा तो इसमें B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, A1 बाय B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 होगा। इसका इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, इक्वेशन युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, 3 नंबर देखते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे के संपाती हो तब उसमें कैसे पता करेंगे। तो दोनों इक्वेशन के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अगर अचर पद लिया जाए और उसका अनुपात लिया जाए तो उसका रूप इस प्रकार होगा, A1 बाय A2, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, इस तरह का होगा। सारा अनुपात A1 बाय B, A1 बाय B इक्वल टू B1 बाय B इक्वल टू C1 बाय C इक्वल होगा, सारा का सारा इक्वल होगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसका अनंत हल है, यानी कि यह अविरोधी है। क्या है, अविरोधी है और संगत है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन, ये 3 बातें पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। देख लीजिए ये 3 बातें हैं जिस पर कि अक्सर हिसाब सवाल जवाब किया जाता है बिहार बोर्ड के 10th क्लास में। तो इसको याद रखना है आप सभी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में जानेंगे
कितने तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों को निकाल सकते हैं, यानी कि x और y का वैल्यू कितने तरीके से निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे इसको मिटाने के बाद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की तरफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, कितने तरीका होते हैं इसके हल करने के। देखिए इसको हल करने के चार तरीका हम बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, वज्र विधि और तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि। तो पहला विधि मेरा है प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि है मेरा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो को हल करते हैं। ये ले लेते हैं, ये दोनों समीकरण ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है मेरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण फर्स्ट है ये। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। ये दो समीकरण है और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट को लेकर समीकरण फर्स्ट से हम y का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समीकरण फर्स्ट से हम y का मान निकालते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए 2x को उस साइड भेज देंगे तो मेरा y सिर्फ बच जाएगा, जो कि y का मान हो जाएगा क्या, 7 माइनस 2x। तो इसे लिख सकते हैं या y इक्वल टू 7 माइनस 2x ऐसे हो सकता है, हो जाएगा। जैसे देखिए इसको उस साइड भेजेंगे, दूसरे जाति की तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, इक्वल के इस साइड और उस साइड जाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ये तो आप जानते भी होंगे पहले से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ये क्या सेकेंड है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड मान लीजिए। इसको थर्ड मान लेते हैं। अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। क्या रखेंगे? y का मान सेकेंड में। y का मान समीकरण सेकेंड समीकरण सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड मान है 4x माइनस 3y। y का मान रखते हैं, यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेते हैं। y इक्वल टू -1, 4x या माइनस 3। देखिए y का मान क्या है यहाँ, 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करेंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 से गुणा कर देंगे, बस 3 से गुणा कर देंगे। तो 4x माइनस 27 माइनस गुनी प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो जाएगा। और ये 3 दूनी 6x इक्वल टू -1 या इसको देखिए। अब देखिए x और x जुड़ जाएगा, x और x को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू। अब देखिए 27 को वो उस तरफ भेजेंगे, 27 को किधर भेजेंगे, उस तरफ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, 27 को उस तरफ भेजेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 27। तो क्या निकल के आया, या x बराबर क्या लिखेंगे, ये घट के क्या हो जाएगा, 26 बटा 10। 26 21 होगा यहाँ पे, 21। अब देखिए इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 21। अब देखिए ये 20 हो गया, घट के 20 तो काटेंगे, इसको कट गया तो कितना हुआ, x इक्वल टू कितना निकल के आया मेरा, x इक्वल टू 2 निकल के आया। x का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब देखते हैं y का मान निकालते हैं। तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन, x का मान पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन थर्ड में समीकरण थर्ड से समीकरण तीसरा। तो तीसरा में लिखेंगे, तीसरा को y इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये समीकरण है। y इक्वल टू 7 माइनस 2 गुनी, अब देखिए y का x का मान कितना है, 2 निकला है, 2। y इक्वल टू कितना निकल के आया, 7 माइनस 4
तो y बराबर 3। तो मेरा फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया, x इक्वल टू कितना निकल के आया 2, और y का मान क्या निकल के आया मेरा, y का मान 3 निकल के आया। इस तरह आप प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको ये भी पता कर लेते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी है, क्या हलों की संख्या कितनी है वो भी हम पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि अचर पद, इसमें जो अचर है उसका अनुपात देखेंगे। तो इसका क्या है, a1 क्या है 2, b2 क्या है, b2 क्या है मेरा 1, c2 c1, b1 c1, c1 क्या है 7, a1 क्या है 4, a1 है, b2 क्या है मेरा -3, और c2 क्या है मेरा -1, ये है। और हम देखेंगे अनुपात बराबर करेंगे इस रूप में, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो देखते हैं a1 2 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय -3 इक्वल टू 7 बाय -1। अब देखिए दोस्तों a बाय 2 इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/-3 बराबर 7/-1 ऐसे तो लिख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा पद इक्वल नहीं है, दूसरा इक्वल टू यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। तो इसका हल क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल है इसका, इसमें हलों की संख्या कितनी है सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसे क्या लिखेंगे, ये रहेगा क्या है प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है। तब हम क्या लिखेंगे, दिए गए इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल सिर्फ और सिर्फ एक है, अद्वितीय संगत, और क्या लिख सकते हैं इसे विरोधी भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, वज्र विधि नहीं विलोपन विधि बनाएंगे, आगे विलोपन विधि बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब विस्थापन विधि तो बन चुका है, विलोपन विधि की तरफ चलते हैं। विलोपन विधि में दो समीकरण ले चुके हैं और इसी को हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए इसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में किसी एक पद को बराबर करना है, दोनों इक्वेशन में क्या करना है, किसी एक पद को बराबर करना है, और वो पद क्या होना चाहिए, चर मान का गुणज होना चाहिए, वो पद चर मान का गुणज और अचर मान होना चाहिए। देख लीजिए या तो x और y को बराबर करेंगे, या तो x को करेंगे या तो y को करेंगे, किसी एक पद को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण फर्स्ट में 3 से, समीकरण सेकंड में 1 से गुना करने पर देख लीजिए, अगर जहां थर्ड में समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है 3y हो जाता है, इक्वल हो जाता है, चिन्ह को नहीं देखना है, इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, 3 से गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 21 हो जाएगा। सेकेंड में 1 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों जुड़ जाएगा कितना होगा 10x हो जाएगा, और ये दोनों कट गया, ये दोनों देखिए कट गया, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब ये बराबर ये क्या हो जाएगा देख लीजिए 20 और 21 में से 1 घट जाएगा तो 20 बचेगा। तो x बराबर मेरा फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया 20/10, तो कट गया तो x बराबर क्या निकल के आया 2, x का मान कितना निकल के आया 2। अब x का वैल्यू हम y समीकरण सेकंड में फर्स्ट में रखेंगे, x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखिए। समीकरण फर्स्ट है मेरा x का मान समीकरण फर्स्ट में देखिए समीकरण फर्स्ट है मेरा 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब देखिए 2 गुनी x का मान यहां से 2 निकाले हैं, 2 रखते हैं 2 माइनस y इक्वल टू 7। अब यहाँ
4 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस वाई, समीकरण इसको उस साइड भेजेंगे, ये प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है, ये प्लस है। अब देखिए 4 को उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y का मान क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो फाइनली मेरा x का मान क्या निकल के आया, x का मान 2 निकल के आया और y का मान 3 निकल के आया। यही हो गया मेरा विलोपन विधि से हल। दो समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कर चुके हैं, देख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। आगे चलते हैं, वज्र गुणन विधि, तुलनात्मक विधि समझते हैं, तुलनात्मक विधि कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं तुलनात्मक विधि की तरफ। तुलनात्मक विधि देखिए, तुलनात्मक विधि सीखते हैं, समीकरण वही रखेंगे, तुलनात्मक विधि समझेंगे। तो तुलनात्मक विधि में क्या करना है, दोनों का x का मान निकालना है, दोनों इक्वेशन का क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, ये दो समीकरण है। समीकरण समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए y को उस साइड भेजेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई, x बरोबर निकालना है तो x का मान क्या निकल के आया, 7 माइनस वाई बटा 2, x का मान निकल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और चलते हैं आगे। समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये थर्ड। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड है मेरा 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 और 4x इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 3y, x का मान निकालना है तो x इक्वल टू लिख सकते हैं -1 प्लस 3y बाय 4। ये देखिए x का मान, यहाँ पे भी x का मान, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4। आगे चलते हैं, अब देखिए दोनों का LHS सेम है, x दोनों इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का देखिए LHS सेम है x। तो हम LHS सेम है तो RHS को भी सेम लिख सकते हैं इस तरह, या 7 माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू -1 प्लस 3y बाय 4, ये लिख सकते हैं। दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो दोनों का तुलना किए, LHS RHS का दोनों का तुलना करते हैं। अब देखिए दोनों का क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या हो जाएगा, या 2 इंटू -1 प्लस 3y बराबर 4 इंटू 7 माइनस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना करने के बाद। अब गुना करेंगे -2 प्लस 6y हो जाएगा, गुना करने के बाद 2 से 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 माइनस 4y, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक जाति को एक तरफ करते हैं और एक जाति को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ इधर लिख सकते हैं 6y, y वाले टर्म को इस साइड मानेंगे तो प्लस 4y इक्वल टू 28। ठीक, अब 2 को उस साइड ले जाएंगे, प्लस में है माइनस में। जब इक्वेशन में साइड को चेंज करते हैं, LHS को RHS में, RHS को LHS में, तब उसका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आगे चलते हैं, 28 इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 2 चल जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 28 2 30 हो गया, तो y का मान क्या निकल के आया मेरा, y इक्वल टू
30/10 तो कट गया, y बराबर मेरा 3 निकल के आया। अब देखते हैं y का मान रखेंगे कहाँ, y के मान समीकरण थर्ड में रखते हैं या फोर्थ में रखते हैं, वही बात पड़ेगा। चलिए y का मान हम रखते हैं कहाँ, थर्ड में रखते हैं, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड यहां से लीजिए, x इक्वल टू 7 माइनस वाई बाय 2, x इक्वल टू 7 माइनस वाई बाय 2। अब देखिए x बराबर 7 माइनस, देखिए y का मान क्या निकला मेरा, 3 निकल के आया, 3/2, तो x बराबर 7 में से 3 जाएगा, 4/2 कट गया, तो x बराबर क्या निकल के आया मेरा 2। तो मेरा फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया, x बराबर निकला 2 और y बराबर 3 मेरा निकल के आया। आई होप आपको तुलनात्मक विधि भी समझ में आ गया होगा। 3 विधि हम बता चुके हैं, विलोपन विधि और तुलनात्मक विधि, बस वज्र गुणन विधि से अब हमको हल करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा तुलनात्मक विधि। आगे चलते हैं वज्र गुणन विधि की तरफ। वज्र गुणन विधि में सीखेंगे, चलिए दोस्तों चलते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। देखिए कैसे हल किया जाता है। पहले तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। फॉर्मूला इसका होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है x बाय बी सी माइनस बी सी 12-21। देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका, BC माइनस BC 12-21 इक्वल टू लिखेंगे y बाय CA माइनस CA, इसको भी लिखेंगे 12-21। देखिए 12-21 CA माइनस CA 12-21। तो आगे और होता है 1/AB माइनस AB 12-21। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को उठाते हैं और वो समीकरण लेते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं x माइनस 2y प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, अब हम a और b c निकाल लेते हैं, a1 b1 c1 और a1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। तो इससे निकालेंगे a1 इक्वल टू, देख लीजिए x का गुणांक a1 होता है तो क्या है 1, नहीं पूछो तो 1। b1 क्या है, b1 2 है मेरा, और c1 क्या है, c1 1 है। और देखिए a2 क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, अब b2 क्या हो जाएगा मेरा -3 हो जाएगा, और c3 क्या हो जाएगा -12। ये c3 नहीं c2, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। चलिए अब ऊपर वाले फॉर्मूला में a b c का मान रखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रखते हैं। तो रखेंगे फॉर्मूला में, देखिए x को x रहने देंगे, उसके बाद b1, देखिए b1 कितना है, b1 2 है, 2 गुना, अब देखिए c2 कितना है, c2 यहां से -12, अब देखिए माइनस है, सरकारी माइनस दे दिए, ये बीच वाला माइनस है। अब देखिए b2 कितना है, b2 यहां देखिए b2 -3 है, -3 गुना c1 देखिए 1 है, 1 बराबर y, अब इस वाला पद को लिखेंगे, c1 देखिए यहाँ पे 1 है, 1 गुना, अब देखिए a2 कितना सॉरी a2 कितना है, a2 यहां से 2 लेंगे, माइनस है तो माइनस लिए, c2 कितना है -12 गुना a2 कितना है, a2 देखिए यहाँ पे 2 है, a2 नहीं a1 है, a1 1 है, a1 कितना है 1 है। अब बराबर लेंगे, ये बराबर 1 बटा a1 1 गुना b2 -3, ये माइनस
A2 कितना, A2 2 है, 2 ले लिए गुना। अब यहाँ B1 कितना है, B1 यहां से लेंगे, B1 2 है मेरा, 2 ले लिए। अब चलिए गुना करते हैं, x बाय 12 दूनी 24 माइनस 24 हो जाएगा। ये देखिए -24, 12 दूनी 24, माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस है माइनस दे देंगे, और 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। ये 3 गुना 1 तो 3, माइनस में 3, माइनस तो पहले से है, एक तो और -3 हो जाएगा, इक्वल टू y बाय, देखिए इसको गुना कीजिए, 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 माइनस, अब माइनस 12। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए इसको गुना करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस, ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे आगे मेरा बराबर 1 बटा, यहाँ 1 गुना -3 तो -3, अब ये -4, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, उस साइड लिखते हैं, देखिए x इम्प्लाइज x बटा, देखिए ये दोनों को गुना 24 -24, माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बराबर y बाय, अब देखिए यहाँ पे y बाय, यहाँ देखिए 2 है, 2 लिखेंगे, माइनस गुनी माइनस तो प्लस 12 इक्वल टू, अब देखिए इसको लेंगे 1 बटा -3 और -4 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -7। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब देखिए सब पद एक दूसरे के बराबर है, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तो हम लिख सकते हैं इसको, पहला पद को तीसरे टर्म से इक्वल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x बटा माइनस, इस दोनों को घटाएंगे, कितना होगा, -21 हो जाएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा -7। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब पद इक्वल, एक आपस में इक्वल है, तो हम दो पद को ले लिए आपस में इक्वल, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, दोनों को इक्वल कर दिए। अब गुना करेंगे कोना कोनी, ऐसे गुना कीजिए, 7 गुना -7 गुना x तो -7x हो जाएगा, इक्वल -21 गुना 1 तो -21 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब x बराबर निकालना है, क्या निकालना है, x बराबर, तो 21 बटा 7, देखिए 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, x बराबर कितना, 3, x का मान कितना निकल के आया, 3, देखिए 3 दापी में कट रहा था 21 7 से, तो ये निकल के आया। अब दूसरा पद और तीसरा लेते हैं, दूसरा और तीसरा को इक्वल करते हैं, दूसरा और तीसरा को, दूसरा तथा तीसरा से दूसरा पद और तीसरा पद से, यहाँ पे क्या लिखे थे, पहला और तीसरा से, पहला और तीसरा से लिए थे, या दूसरा और तीसरा से लेंगे, दूसरा पद और तीसरा पद से, तो क्या हो जाएगा मेरा, y बाय 2 प्लस 12 इक्वल टू 1 बाय -7, ये है। अब देखिए y बाय इसको लिखेंगे 10, 14 हो जाएगा, ये 14, 12 2 14 इक्वल टू 1 बाय -7। अब देखिए फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, ये y है, -7y हो जाएगा इक्वल टू ये 14, 7 गुना 1 तो 14। अब देखिए y बराबर क्या निकल के आया मेरा, 14 बटा -7, देखिए 7 दूनी 14, तो y बराबर क्या निकल के आया मेरा, y बराबर जो निकल के आया 2 बटा -1, तो y को लिख सकते हैं -2। तो x और y का वैल्यू हमको पता चल गया, x इक्वल टू कितना निकला है, 3 और y इक्वल टू -2। ये मेरा फाइनली रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट क्या निकल के आया, x3 और y का मान -2 निकल के आया। इस तरह हम वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तरफ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं पहले,
इसी वीडियो में। अब चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में VVI है आपके लिए। 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए VVI है। आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद इसके अलावा और क्वेश्चन भी हो सकता है इस पे डिपेंडेंट। आगे चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। आपको पहले भी बताया गया था कि एक रैखिक समीकरण में घातों की संख्या 1 होती है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण में घात क्या होती है? 1 होती है। तो आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? कितने अधिकतम हल है, इसके हल कितने हो सकते हैं? देखिए, यदि मान लीजिए a और b दो संख्या है, 2x प्लस वाई बराबर प्लस सी बराबर 0, सी का मान भी कोई कुछ ले लीजिए 1। ठीक, मान लीजिए ये कोई समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका रूप है ये इसी का रूप है। a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान 1 है। इसमें पूछ रहा है अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। चलिए हल करके हम बताएंगे इसका अधिकतम हल कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम y का मान निकालते हैं तो लिख सकते हैं a माइनस 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि x का मान 0 रखे, 0, तो y का मान क्या होगा? 1 माइनस 2 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा? y का मान, क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। 2 गुनी 0 तो 0 हो जाएगा, 1 निकल के आएगा। यदि x का मान 1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? y इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1 माइनस 2 गुनी 1 इक्वल टू देखिए 1 माइनस 2 तो -1 निकल के आया। आगे देखिए, यदि x बरोबर 2 रखे तो क्या निकल के आएगा? y निकल के आया 2 गुनी 2 बराबर 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना निकल के आया? -3। इसी तरह और मान रखते जाएंगे, x का y का मान देते जाएगा, तो इसका हल कितना हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अनगिनत सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0, तो x और y के मान होंगे। x और y का मान होंगे। पहले तो ये देखना है, एक समीकरण है, इसमें LHS और RHS इक्वल होता है, तो हम मान रखेंगे x y का मान इसमें रखेंगे, 0 का बराबर किसमें हो जाता है? कौन सा? x और y के मान के लिए ये समीकरण 0 हो जाता है। तो देखिए, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 में से 5 गया, -5 गया तो -2 बच रहा है। देखिए 0 के बराबर नहीं हो रहा, 0 ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, x का मान 0 रखिए, ये 0 हो जाएगा। y का मान 0 रखिए, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 0 0 LHS और RHS 0 हो रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो अगला समीकरण में देखते हैं, नो 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, y के मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ 0 0 हो रहा है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे? देखिए दोस्तों, कितने हल होंगे अगर ये पूछ लिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अचर पद के अनुपात को इक्वल करेंगे। तो ऐसे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसको हम अगर ये रूप में हो गया, तब हम बोल देंगे क्या? ये समीकरण का अनेक हल है। अगर जहां यहाँ पे बराबर डज नॉट इक्वल टू हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? ये अद्वितीय हल है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक हल है। अगर यहाँ डज नॉट नहीं देके यहाँ डज नॉट हो जाए, तो उसका क्या कहेंगे? कोई हल नहीं है। चलिए बैठाते हैं इस पे, देखते हैं कौन सा हल सही होता है। अब देखिए, यहाँ पे a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, और a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। अब यहाँ से मान लेंगे a1 2 हो गया मेरा, और b2 a2 क्या हो गया मेरा? a2 6 हो गया बराबर। अब देखिए b1 यहाँ से -3 b2 -9 c1 यहाँ से लीजिए 2 है, 2 c2 यहाँ से 5 देख लीजिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये देखिए 2 से कट रहा है, 1/3 हो गया, और ये हो गया माइनस, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा इक्वल टू, ये तो नहीं कटेगा, 2/5 ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो इसका क्या हो गया? इसका कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक और केवल एक, ये तो गलत है, कोई हल नहीं। देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12y(x) प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी? किस प्रकार की सरल रेखा होगी? चलिए उसी पर चलते हैं। यदि देखिए यहाँ देखिए, यदि यहाँ डज नॉट इक्वल टू हो गया, तब हम कहेंगे कि दो रेखा, दो सरल रेखा दिए गए इक्वेशन के दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर जहां यहाँ डज नॉट इक्वल टू नहीं रह के यहाँ डज नॉट इक्वल टू रह जाए, तब हम क्या कहेंगे? दो सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसका हल कोई हल नहीं होगा। अगर जहां यहाँ डज नॉट इक्वल टू रहे, यहाँ इक्वल टू रहे, सभी तरफ, दोनों तरफ इक्वल टू रहे, तो हम क्या बोलेंगे? इसका अनंत हल है, यह संपाती है। तो चलते हैं, इसको जांच करते हैं, जांच करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, a1 कितना है? a1 2 है मेरा, और a2 कितना है? a2 12 है, इक्वल टू, देखिए ए b1 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और b2 कितना है? 7 है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ c1 माइनस 3 और c2 माइनस 5, अब देखिए कट रहा है, ये कट गया, अब नहीं कटेगा। 1/6 बराबर -1/7 इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 3/5। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू दूसरा नंबर पर ही डज नॉट आ गया, तो क्या हो गया? प्रतिच्छेदी होगा, दो रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा। तो हम इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संपाती रेखा तो नहीं होगा। संपाती जब कब होता? जब सब इक्वल होता, आपस में सब इक्वल होता। और समांतर रेखा कब होता? जब ये बराबर नहीं होता, दूसरा पद बराबर नहीं होता। तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है? प्रतिच्छेदी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 तथा 3x प्लस ky इक्वल टू 9 संपाती रेखा के प्रदर्शित करता है? संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। संपाती रेखा को प्रदर्शित करने के लिए क्या होना चाहिए? रेखा समांतर होना चाहिए, यानी कि अनेक हल होनी चाहिए, यानी कि अनेक हल होनी चाहिए। अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए? उसका अचर पद का जो अनुपात है इस रूप में होना चाहिए, उसका अचर पद का अनुपात इस रूप में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि रेखा संपाती है। तो चलते हैं, इस रूप में होता है कि नहीं, ये समीकरण को देख के पता कर लेते हैं। देखिए a1 कितना है? a1 1 है, a2 कितना है? 3 इक्वल टू, अब देखिए b1 कितना है? b1 2 है मेरा, b2 कितना है? k इक्वल टू c1, देखिए c1 यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ इक्वल टू 3। अब देखिए C1 कितना है? 3 है, बाय, और C2 है 9। अब काटेंगे इसको, देखिए काट दीजिए, कट गया 1/3, 2/k इक्वल टू, ये हो गया 1/3। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है? संपाती रेखा मतलब सब इक्वल होगा, संपाती मतलब सब इक्वल, अनेक हल। तो दो पद को लेते हैं, या तो ये दोनों को ले लेते हैं, या तो ये दोनों को लेके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। चलिए ये दोनों को लेते हैं, 1/3 इक्वल टू 2/k, इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 6 मान k के मान 6 के लिए ये क्या समीकरण? संपाती है। मान 6 के लिए, k के मान 6 के लिए ये समीकरण क्या है? संपाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लीजिए दूसरा पद भी लेके हम देख लेते हैं, 2/k इक्वल टू 1/3। देख लीजिए 3 दूनी 6 इक्वल टू k इक्वल टू कितना हो गया? 6। मान 6 के लिए संपाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनंत हल हो गए? अनंत हल यही रूप होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सेम क्वेश्चन है, के किस मान के लिए अनंत हल होगा? तो निकालते हैं, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। आप भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे इसको। चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, और समीकरण ये है। यहाँ पे देखिए a1 कितना है? 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, x का गुणांक 1 है, और b
A2 कितना है, A2 5 है, इक्वल टू, अब देखिए B1 2 B2 के इक्वल टू C13 इक्वल बाय C2 15, देखिए काट दीजिए, ये कट रहा है 5 से, तो 1/5 इक्वल टू 2/k इक्वल टू ये क्या हो गया 1/5। अब देखिए दो पद ले लेते हैं, या तो ये दोनों को ले लेंगे या तो ये दोनों को ले लेंगे, किसी एक को ले लेते हैं और देखते हैं k का मान क्या होता है। तो देखिए 1/5 इक्वल टू 2/k लिए, तो क्या हो गया k इक्वल टू देखिए 10 आ रहा है। अगर ये दोनों को भी लेते हैं तो 2/k इक्वल टू 1/5, देखिए 5 दूनी 10 इक्वल टू k का मान क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो मान 10 के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। अगर k के जगह पे हम 10 रख देंगे तो ये दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। देख लीजिए 10 इसका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। यदि सरल रेखा 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों समांतर है यानी कि कोई हल नहीं है, तो 2 नंबर पे बॉन्डिंग गिराएगा, यहाँ पे कोई हल नहीं, यहाँ पे लगेगा। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ये टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, उसी कारण आपको सेम क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं ताकि कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट। भर भर के क्वेश्चन रहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, अगर यहाँ 10 गो क्वेश्चन बन गया आपसे तो 4 नंबर पक्का है बिहार बोर्ड में, 4 नंबर पक्का लेके जाइएगा। ये 10 क्वेश्चन बना लीजिए। अगर इस रूप में हो जाएगा, दिए गए समीकरण का अचर अनुपात इस रूप में हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि वह समांतर है, यानी कि उसका कोई हल नहीं है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में A1 लीजिए, A1 लेते हैं, यहाँ पे 4 है, A2 क्या है 2 है, बाय 2 इक्वल टू B1 यहाँ से लीजिए P बाय B2 कितना है 9 है, 9 इक्वल टू, अब देखिए C1 6 है, सॉरी 16 है, और C2 कितना है 15 है। देखिए कट रहा है, ये कट रहा है सिर्फ, तो ये क्या हो गया 2 हो गया इक्वल टू P/9, ये नहीं कट रहा है 16/15। देखिए दोस्तों ये है, अब क्या निकालना है आपको, P का मान निकालना है। सरल रेखा इतना इतना समांतर है तो P का मान क्या होगा, समांतर यानी कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, समांतर कोई हल नहीं यहाँ पे। तो हम लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये दोनों को, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, P इक्वल टू कितना होगा, हो गया 18, P इक्वल टू कितना हो गया 18, तो 18 P के मान 18 के लिए समांतर है। ये समीकरण P के मान 18 के लिए समांतर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 के 0 है, पूछा है 0 है, तो हम बताएंगे इसको, पहले तुलना कर लेते हैं इसके अचर पद के अनुपात को, अचर पद के अनुपात को, अचर पद के अनुपात को हम देख लेते हैं पहले। यहाँ देख लिए, यहाँ देखिए A1 कितना है 1 है बटा B1 A2 कितना है, A2 यहाँ पे 2 है इक्वल टू B1, देखिए B1 यहाँ पे 3 है, और देखिए B2 यहाँ पे -5 इक्वल टू, देखिए C1 यहाँ -4 है, -4 बाय C2 कितना है -1 है। अब देख लीजिए इसमें कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1/2 -3/5 इक्वल टू, ये माइनस माइनस खत्म तो 4 आ गया। देख लीजिए एक दूसरे के कभी बराबर नहीं है, यहीं पे पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, ये पहला पद दूसरा पद के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी। क्या बोलेंगे, विरोधी है, मतलब इसका कोई हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल है, अद्वितीय हल है, यह एक दूसरे के प्रतिच्छेद करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, विरोधी। तो देखिए विरोधी ऑप्शन कौन सा सही है, विरोधी, ये विरोधी, जिसका अनंत हल होगा वो अविरोधी, जिसका कोई हल नहीं होगा आश्रित, और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा यानी कि अद्वितीय हल, तो उसको क्या बोलेंगे,
विरोधी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का हल है। हल पूछा है, कितना हल है इसका? तो इसी पे तुलना करेंगे, अचर पद के अनुपात पे हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है? 2 है, बाय b1 कितना है? 4 है, 4 इक्वल टू, अब सॉरी a1 a2 है, ये a2 ये है, a1 ये है। अब b1 3 बाय b2 कितना है? 6 इक्वल टू c1 यहाँ पे देखिए 5 और c2 -15 देखिए काट लीजिए, कट रहा है, जो कट रहा है काट लीजिए। ये कट गया 1/2, ये कट गया 1/2 और ये कट गया 1/3। देखिए 1/3 आ गया, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? समांतर है, दो रेखा एक दूसरे के समांतर है और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अद्वितीय हल तो नहीं हो सकेगा, अनंत हल भी नहीं हो सकेगा और कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे कि बिहार बोर्ड में आप तोड़ मरोड़ के आइएगा, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आइएगा। एक भी क्वेश्चन इससे पार नहीं जाएगा, अपना बिहार एकेडमी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस अपना बिहार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूले। शेयर करने से आपके दोस्त भी बढ़िया से नंबर ला सके और सब दोस्त मिलके बढ़िया बढ़िया पिकनिक मनाइएगा अगर बढ़िया नंबर आएगा तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़िया नंबर